शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन के सबसे पहले खबर। कोरोना संकट के बीच में जनता के नाम प्रियंका गांधी वाड्रा का पत्र लिखा है प्रियंका ने, और प्रियंका ने लिखा पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ा है। मैंने भी नहीं सोचा था सरकार ऐसे पीठ दिखाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा इस लेटर में, इस चिट्ठी में लिखती हैं, जो जनता के नाम उन्होंने लिखी है। लड़ाई में सब एक, भेदों को नहीं पहचानता वायरस। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, ये जो अंधेरा हमारे चारों तरफ फैला है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। लेकिन सरकार पर भी निशाना प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। ये जनता के नाम उनका एक लेटर, ओपन लेटर, जिसमें वो लिखती है कि पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। इसमें कोई दो राय है भी नहीं कि वाकई सांसों के लिए ये जंग चल रही है। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत, बेड मिलेगा नहीं लोगों को, शायद सपने में भी लोगों ने सोचा नहीं होगा। और शायद पूर्व की और अभी तक के जितने भी हुक्मरान रहे हैं, किसी ने भी ये सोचा भी नहीं होगा, ये कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले वक्त में जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना अच्छा वो चाहिए था हमको, लेकिन वैसा बना नहीं। अगर बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होता तो आज शायद ये नौबत ना आती। प्रियंका गांधी वाड्रा का ये लेटर साथ में ये भी लिखती हैं कि हम होंगे कामयाब। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, प्रियंका गांधी वाड्रा का लेटर, सबसे पहले तो विस्तार से आप दर्शकों को बताएं कि जो जनता के नाम लेटर है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा क्या क्या लिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक ओपन लेटर है, जिसको हम कह सकते हैं खुला पत्र लिखा है। और अपने ट्विटर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये पोस्ट किया है लेटर, और इसमें जो ऊपर हेडलाइन दी है वो लिखा है, हम होंगे कामयाब। और पूरी बात उन्होंने लिखी है कि कैसे पिछले कुछ दिनों से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से असमय लोग काल के गाल में समा जा रहे हैं, उसको लेकर उनका मन दुखी है। और साथ ही साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो अरेंजमेंट होने चाहिए थे वो अरेंजमेंट नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील की है कि ये जो कठिन वक्त है, ऐसे में सबको एक साथ आना चाहिए इस महामारी से निपटने के लिए। और इस पूरे लेटर को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक भावनात्मक पत्र हम इसको कह सकते हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा उन सारी बातों को कह रही हैं जिससे कहीं ना कहीं आज हर कोई जो है वो परेशान है। इसमें जो बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, उन सारी चीज़ों का जिक्र है। लेकिन जो आखिरी लाइन लिखी है उसमें इन्होंने यही लिखा है कि अगर सब मिलकर, जाति धर्म को भुलाकर, सभी भेदभाव भुलाकर सब एक साथ इस लड़ाई में सामने आएंगे तो इसमें जीत कहीं ना कहीं मिलेगी। और हिंदी में भी ये पत्र है और अंग्रेजी में भी ये पत्र उन्होंने लिखा है। और वी शैल ओवरकम अंग्रेजी का जो पत्र है उसका टाइटल है, और हम होंगे कामयाब जो हिंदी में पत्र लिखा है उसका टाइटल है। तो कहीं ना कहीं इस पत्र के जरिए क्या वर्तमान स्थिति है उसको लेकर वो कितनी दुखी हैं ख़ास तौर से, और जो व्यवस्था है वो जो ठीक नहीं है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की जानी है उस पर सवाल उठाए हैं, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी पर भी कुछ बातें लिखी हैं प्रियंका ने इसमें? देखिए, किसी ना केंद्र सरकार का जिक्र है ना राज्य सरकार का जिक्र है, व्यवस्था का जिक्र है, सिस्टम का जिक्र है। और सिस्टम चाहे केंद्र सरकार की बात करें चाहे राज्यों की बात करें, हर जगह इस समय हम कहें तो कोलैप्स नज़र आ रहा है, बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और उन्हीं सारी चीज़ों का जिक्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने इस खुले पत्र में, ओपन लेटर में साफ तौर पर लिखा है। कोई सीधा सीधा हमला किसी पर नहीं किया है, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में व्यवस्थाओं पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर ये निशाना साधा है। लेकिन यहाँ पर अनुभव सवाल ये है कि जिसे कोलैप्स सिस्टम कहा जा रहा है, सवाल ये है कि सिस्टम होता तब तो कोलैप्स होता। यहाँ तो तैयारियां ही नहीं थी, ये मालूम ही नहीं था कि इस तरह की स्थितियां पड़ेंगी। शायद मालूम होता तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ तो हेल्थ स्ट्रक्चर था ही नहीं, अब उसको बनाया जा रहा है, तो पूर्व की सरकारों पर भी उतने ही सवाल उठते हैं। देखिए, बिल्कुल। और जो उन्होंने लाइन लिखी है हम अपने दर्शकों को पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि देश का शासन चलाने के पवित्र कारभार की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों ने हमें नाउम्मीद किया है। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार पर निशाना है, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं कि सिस्टम अगर होता तब तो वो कोलैप्स होता, पर सिस्टम तो यहाँ दिख नहीं रहा है।
और इसीलिए उन्होंने लिखा कि हमें अपनी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। यानी एक तरफ तो उन्होंने तंज भी कसा है, दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की भी बात कर रही हैं कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और जो आखिरी लाइन का जिक्र मैं कर रहा था उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अंधेरा चारों ओर फैला हुआ है उसे चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा। कहीं ना कहीं इस पत्र के जरिए उन्होंने ये कहा है कि सबको मिलकर साथ सबको मिलकर लड़ना है। और एक लेकिन सवाल ये है कि बिल्डिंग ध्वस्त तो तब होगी जब बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनी ही नहीं तो ध्वस्त तो तब होगी। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे, आगे आपके पास हम लौट रहे हैं। तो एक ओपन लेटर प्रियंका गांधी वाड्रा का जनता को और सिस्टम को कोसा है उन्होंने। लखनऊ से खबर, कोरोना के हालातों पर मुख्यमंत्री की रूटीन बैठक यानी कि टीम 11 की बैठक, और टीम 11 के साथ वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं सीएम इस वक्त। तो टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री कोरोना से लड़ाई के इंतजामों पर चर्चा कर रहे हैं। आइसोलेशन में रहकर मुख्यमंत्री योगी मीटिंग कर रहे हैं। आज की मीटिंग में क्या होगा, आज की मीटिंग से निकलकर मीटिंग में कौन से बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये देखना होगा। रोजाना बैठक हो रही है। टीम 11 के जो सदस्य हैं वो रोजाना मुख्यमंत्री के साथ जुड़ते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जब से आइसोलेशन में है मुख्यमंत्री। अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, आज की बैठक से क्या उम्मीद करे जनता? देखिए, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं इस टीम 11 की बैठक को शुरू हुए, और जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री पॉजिटिव हैं, उसके बावजूद भी हर दिन वो बैठक करते हैं और हर दिन हमें एक्शन में दिखाई देते हैं। चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे वो अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने की बात हो, हर चीज़ों पर वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं। ये अलग बात है कि जिनको इम्प्लीमेंट कराना है वो उसको उस पूरे फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हर बैठक में ज़रूर नए निर्देश देते हैं। और एक राहत भरी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें राजीव, उत्तर प्रदेश में, भले ही देश में आंकड़ा बढ़ा है कोरोना का, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार ये चौथा दिन है जब आंकड़ों में गिरावट दर्ज हुई है। यानी कल जितने मामले थे उससे तकरीबन 2000 मामले आज कम आए हैं, और जांच भी उतनी हुई है जितनी कल हुई थी। तो एक राहत भरी खबर है। और जो रिकवरी है वो तकरीबन, हम कहें तो यूपी में जो कल रिकवरी थी उससे 6000 ज़्यादा, कल 30,300 के आसपास रिकवरी हुई थी, आज तकरीबन 36,000 रिकवरी एक दिन में हुई है। तो ये एक राहत भरी खबर है। जब हम देश के आंकड़ों को उठाते हैं वहाँ पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में मामले कम हो रहे हैं, और ये काफ़ी राहत की बात है। और ये दिखाता है कि जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, व्यापारियों ने खुद का लॉकडाउन लगाया, लोग संयमित होकर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। और उसकी वजह से ही इन आंकड़ों में ये जो केसेस हैं इसमें थोड़ी कमी नजर आ रही है। जी, अनुभव बने रहे, अब हमारे साथ आपके पास लौट रहे हैं। तो राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट भी अच्छा दिख रहा है और पहले की तुलना में केसेस थोड़े से कम आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण पर यह यूपी के लिए राहत भरी खबर है कि बीते 24 घंटे में नए केसेस से ज्यादा रिकवरी हुई है, यानी कि केसेस कम और रिकवरी यानी ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है। नए मरीजों की संख्या से ठीक होने वाले लोगों की संख्या, उनकी तादाद ज्यादा है। यही एक राहत भरी खबर है। तो जहां कोई उम्मीद बर नहीं आ रही थी, कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, वहां कुछ उम्मीद बर दिख रही है। अब ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, संक्रमित होने वालों की संख्या कम है, जबकि टेस्ट उतने ही हुए हैं जितने कल हुए थे। तो तकरीबन 2000 मामले कल की तुलना में कम आए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से, नेपाल ने यूपी सीमा पर आवाजाही रोक दी है। नेपाल ने यूपी सीमा पर यह आवाजाही रोकी है बढ़ते कोरोना के केसेस को देखते हुए। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। गौरी फाटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। नेपाल इस बात को भली भांति जान रहा है कि भारत में कोरोना के केसेस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो तमाम बड़े बड़े मुल्क हैं, सभी देश लगातार भारत की तरफ देख रहे हैं। बढ़ते केसेस को देखते हुए हवाई मार्ग बंद कर रहा है, दूसरी तरह की पाबंदियां लगाए जा रहे हैं। हालांकि मदद के हाथ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। हमारे साथ अनुभव बने हुए हैं। अनुभव, नेपाल ने रोक लगा दी बढ़ते केसेस को देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नेपाल ने भी रोक लगाई, और खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जुड़ती है, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, इन जिलों से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है, वहाँ पर अभी आसानी से लोग नेपाल में आते जाते हैं। पर अब गौरी फांटा जो है वहाँ पर रोक लगाई है, वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग हो रही है, और बहुत ही जिसको
अर्जेंसी है उन्हीं के लिए एक प्रोसेस शुरू किया गया, उसका भी एक प्रक्रिया बना दी गई है और उसके बाद ही उनको जो है नेपाल में एंट्री मिल रही है। इसके अलावा केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, जो उत्तराखंड से सटा हुआ बॉर्डर है वहाँ पर भी काफ़ी सख्ती कर दी है नेपाल ने। एक तरीके से हम कहें तो जो भी लोग जाने वाले हैं उनके पूरे आवागमन को रोक दिया गया, आवाजाही को पूरी तरह से नेपाल ने रोका है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, देश में भी तो लगातार मामले बढ़ ही रहे हैं और इसी के आधार इसी को बताया है नेपाल ने और ये जो आवागमन है, जो आवाजाही है, उसको रोका है। आवाजाही पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव इस तमाम जानकारी के लिए। कुछ विशेष केस में छूट जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल आवाजाही नेपाल ने अलग अलग बॉर्डर्स पर रोक दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में लॉकडाउन से आगरा में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा के पिनाहट कस्बे में खरीदारी को लोग पहुंच रहे हैं और पिनाहट कस्बे के व्यापारियों में अब कोरोना संक्रमण का खौफ, उनमें डर है कि कहीं उनको ना कोरोना हो जाए। अब तक 50 से ज्यादा व्यापारियों में ये लक्षण मिले। एक की मौत अब तक हो चुकी है। एमपी, राजस्थान के लोगों का पिनाहट कस्बे में आवागमन बढ़ गया है। बाजार में कोविड गाइडलाइंस का पालन हो नहीं रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया है और उस लॉकडाउन का असर ये हो रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं आगरा में, आगरा के पिनाहट में आ रहे हैं लोग। अब आप इन तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों को देखकर थोड़ी सी चिंता आपको होगी। जो बढ़ते केसेस को देख रहे हैं, मरते हुए जिंदगानी को देख रहे हैं, उनको इन तस्वीरों को देखकर डर लग रहा है। डर लगेगा भी, जो अपने अपनों को खो रहे हैं उनको इन तस्वीरों को देखकर डर लगेगा कि आखिर ये इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकते हैं। जब लॉकडाउन लगा है तो लोग इन हिस्सों में आ रहे हैं, पिनाहट इन बाजारों में आ रहे हैं और उसके बाद आप देखिए जाम की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग, कैसे रुकेगा कोरोना ऐसे। ये तस्वीरें, बड़े सवाल कि आखिर दोनों राज्यों के बॉर्डर पर सख्ती है क्यों नहीं। आगरा में बढ़ते संक्रमण पर हालांकि प्रशासन हरकत में है। अब 48 घंटे में 150 नए बेड्स की व्यवस्था होगी। ये भी एक बड़ी खबर आपको देते हैं। 48 घंटे में 150 नए बेड की व्यवस्था होगी। 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 150 नए बेड बढ़ेंगे। 20 लापरवाह अस्पताल भी कोविड लिस्ट से बाहर किए गए। नितिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जानकारी देंगे। नितिन, जो ये नए निर्णय लिए गए हैं, बेड्स कैसे बढ़ेंगे? अस्पताल तो उतने ही हैं, तो कैसे ये बेड्स बढ़ाए जाएंगे और इसके साथ साथ ब्लैकलिस्ट किन किन हॉस्पिटल्स को किया गया है? देखिए, अभी बीते दिनों कई जगह ये देखने को मिला है तो ऑक्सीजन किल्लत और तमाम चीजें, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की बड़ी क्राइसिस देखने को मिली है। तो ऐसे में अब प्रशासन की ये कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्तर पर इंतजाम किए जाए और यही वजह है कि जो पीएचसी और सीएचसी की लेवल पर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और इस पर पूरी तरह से जिला प्रशासन काम कर रहा है। और इसी क्रम में जिलाधिकारी का एक बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 48 घंटे में 150 नए बेड बनाए जाएंगे। 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर भी 150 नए बेड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जो कोविड अस्पताल हैं उनको उस लिस्ट से हटा दिया गया है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ लगातार महामारी अपने चरमकाल पर है और ऐसे में अस्पतालों को कम किया जा रहा है और उसके पीछे प्रशासन की जो मंशा है वो है लगातार ऑक्सीजन की किल्लत है। नितिन एक सवाल ये है कि आप करीब 20 अस्पतालों को लिस्ट से बाहर कर देते हैं। 20 अस्पताल यानी कि कई बेड फिर इस लिस्ट से, इस दायरे से बाहर हो जाते हैं। आप एक तरफ 150 नए बेड्स बढ़ा रहे हैं तो हॉस्पिटल्स आउट भी तो हो रहे हैं, तो वो बेड्स भी तो जाएंगे। फिर ऐसे में उनको सुधारने के बजाय उनको ब्लैकलिस्ट करना इतने क्रूशियल वक्त में कितना सही? देखिए, इसको बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल जिस तरीके से ऑक्सीजन की त्रयमाम हुआ है, लगातार नोटिस छपा किए गए, उससे कहीं ना कहीं आगरा प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। जिलाधिकारी व्यवस्था संभालने में नाकाम रहे हैं। तो ऐसे में वो जो नोन कम लेस इंपॉर्टेंट वाले हॉस्पिटल हैं या जिनका छोटा इंफ्रा है, उनको ही लिस्ट से उड़ा दे रहे हैं, उनको ही कोविड अस्पताल का दर्जा खत्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है, जब एक एक बेड के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में छोटे अस्पतालों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत कुछ खेल भी दिखा रहे हैं। नितिन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जहां एक तरफ जानकारी दी जाती है कि हम 150 नए बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी तरफ 20 हॉस्पिटल्स को आउट कर दिया जाता है। अगर उन अस्पतालों में कुछ कमियां थी तो उनको दुरुस्त किया जा सकता था, उनको मॉनिटर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा करने से बच रहे हैं अधिकारी। क्यों? आगरा में ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत हो गई है। जेडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर है, यह भी एक बड़ी खबर। और अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस खबर को सुन रहे हैं तो देखें, यह बहुत बड़ी खबर आगरा से। ऑक्सीजन की कमी से महिला की मौत हो गई। ऑक्सीजन न होने से महिला की मौत पर हंगामा किया गया है। ट्रांस यमुना कॉलोनी में जेडी हॉस्पिटल है। अब सवाल यह है कि
संपत्ति जब्त करने की बातें कही गई थी। अब इसका जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है? ये किस आधार पर कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, तो फिर ये हंगामा कर रहे परिवार ये क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्या इनको शौक चढ़ा है हंगामा करने का? ये क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों विवश है हंगामा करने को? नॉलेज से क्या करना था? इन्होंने तो अटैक बोला। आगरा में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई। एक बार ये कॉन्वर्सेशन आपको सुनवाते हैं जो वहां पर जो है चल रही ये बोल रहे हैं कि बात हो गई है, आप कैसे हो? एक मिनट लेटर बना के दिया बना। अरे लेटर से क्या हो रहा है सर? वहाँ पे नंबर ही नहीं लग रहा। आप ये बताइए, ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे तो पास जेडी हॉस्पिटल में महिला की मौत हो गई है, परिजनों को हंगामा काटना पड़ा है और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मौत हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि इस दौर में ऑक्सीजन की वजह से मौत हो कितना बड़ा ये सिस्टमेटिक फेल्योर है, व्यवस्था का कितना बड़ा ये फेल्योर है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि बॉर्डर पर जहां सख्ती होनी चाहिए थी वहां भीड़ कितनी आ रही है और बाजारों में भीड़ पहुंच रही है। कितना संक्रमण लेकर ये पहुंचे होंगे और कितना ये संक्रमण यहाँ फैल रहा होगा, बाजारों में पहुंच रहा और बाजारों से कितने लोगों तक पहुंचेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल। अब खबर आपको हम देंगे वो है गाजियाबाद से, जहां जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि टेक्नीशियन भुवनेश के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद अब पीड़ित टेक्नीशियन ने पुलिस में तहरीर दी है और साथ ही कार्रवाई न होने पर कोविड जांच ठप करने की बात कही। ये स्थितियां भी परिजन परेशान हो रहे हैं और ऐसे में गुस्सा फूट रहा है जो वहां पर स्टाफ उनके साथ मारपीट हो रही है, लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट हुई है। हालांकि कई केसेस में ये भी देखने को मिला कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी परेशान कर रहे हैं तीमारदारों को। तो यहाँ पर एक मामला गाजियाबाद से आया जहाँ पर लैब टेक्नीशियन के साथ मारपीट किया। क्या विवाद हुआ था ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन मारपीट की गई जो गलत है। ऐसे में तहरीर तो दर्ज कर दी है, लेकिन साथ साथ चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर कामकाज ठप कर दिया जाएगा। खबर अब सुल्तानपुर से, जहां पर अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती देखकर डॉक्टर भी घबरा। हालत ये हुई है कि डॉक्टर और स्टाफ तुरंत सीएमएस के पास पहुंचे, जिसके बाद सीएमएस साहब एससी कौशल पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां पर हालत बहुत खराब थे, जहां इतने हालत खराब थे कि इमरजेंसी में मरीजों के सामने मुश्किलें थी। अव्यवस्थाओं पर सीएमएस साहब शासन प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते दिखाई दिए। क्या कारण है? डॉक्टर साहब आपको छोड़कर यहाँ क्लिनिक मतलब इमरजेंसी छोड़कर आपके पास आपके कमरे पे चले? नहीं, मैं तो डीएम साहब के यहाँ था। मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे भीड़ भाड़ है। यहाँ पे पता चला उनके साथ साथ मारपीटाई की कोशिश की है, तो डर के मारे हो सकता है चले गए हों। डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की भी कमी है इमरजेंसी में, क्या कब तक व्यवस्था हो पाएगी? और गाड़ियाँ गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तब व्यवस्था हो पाएगी। एक तरफ पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, देश में ऑक्सीजन गैस को लेकर अफरा तफरी मची है। वहीं मेरठ के रहने वाले युवा समाज सेवी ने स्क्रैप से एक ऑक्सीजन प्लांट बना दिया है, जो अब सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवा रहा है। इस प्लांट को अभी जो है सभी भारत रत्न ऑक्सीजन गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। कोरोना से जंग में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अहम भूमिका है। तो स्क्रैप से ये ऑक्सीजन प्लांट बना दिया गया है और यहां से लोगों को सांसें मिल रही हैं, ये ऑक्सीजन मिल रही है। लोगों की जान बचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। समाज सेवी आगे आए हैं और उन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, लगाया है, यहां से लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। नोएडा की अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर पुलिस का मानवता हृदय के साथ साथ मानवता जो मानवीय चेहरा है वो देखने को मिला है। यहां सेक्टर 19 में रहने वाले युवक की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी, लेकिन पड़ोसी ने शव को हाथ लगाने से साफ इनकार कर दिया, वहां से भाग गए। नोएडा पुलिस ने शव को उठाया और शमशान घाट पर ले जाकर अंतिम संस्कार करा। मृतक की बेटी ने मुखाग्नि देकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी। तो ये वो तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने मिसाल कायम की, जब समाज के दूसरे लोगों ने जिन पर बड़ा भरोसा था वो पीछे हट गए,
हाथ लगाने से इनकार कर दिया तो पुलिस आगे आई, कहा कि ये खाकी वर्दी आपके साथ है। यही खाकी वर्दी साथ खड़ी रही। और अब एक बड़ी खबर, यूपी में इस बार गेहूं खरीद में जबरदस्त उछाल है और पिछले साल के मुकाबले अब तक 4 गुना ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। ये भी एक बड़ी खबर, 4 गुना ज्यादा गेहूं की खरीद हुई है। अब तक 5,70,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है और प्रदेश में 4,072 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। एक ये बड़ी खबर है कि गेहूं की खरीद पूर्व की तुलना में ज्यादा हुई है।